गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट इंजन्स। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो हीट इंजन्स की स्टडी से ही हुई थी। एंड डियर स्टूडेंट, हीट इंजन्स जो जनरली हम इंजन की बात करते हैं या डेली लाइफ में जो हम इंजन सुनते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। स्टार्टिंग इसकी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट से हुई थी। एक फ्रेंच इंजीनियर थे सैडी कार्नोट, उन्होंने हीट इंजन की एक थ्योरेटिकल मॉडल उन्होंने डेवलप किया था। इस टॉपिक में भी हम उस थ्योरेटिकल मॉडल की ही बात करेंगे, हम पर्टिकुलरली किसी इंजन की बात नहीं करते। फिर चाहे डेली लाइफ में आप कोई भी इंजन देखें, वो इसी थ्योरेटिकल मॉडल पे बेस्ड होता है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा कि जब बारिश आती है और पानी बहता है, तो आप जब छोटे थे तो आपने एक खेल किया होगा कि आप एक कागज़ की कश्ती बना के उस बहते हुए पानी में छोड़ देते हैं। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, अननोइंगली आप एक काम कर रहे हैं। यू आर यूटिलाइजिंग दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर फॉर योर पर्पज। पानी बह रहा है फ्रॉम अपर हाइट टू लोअर हाइट। उस बहते हुए पानी की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आपने यूज किया है आपकी जो कागज की नाव है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए। इन ए सेम वे प्यारे बच्चों, जैसे पानी अपर हाइट से लोअर हाइट पे जाता है, अपर लेवल से लोअर लेवल में जाता है, उसी तरह जो हीट है ये एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ नेचुरली फ्लो करती है। और प्यारे बच्चों, हम इस फ्लो ऑफ हीट को भी इसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज किया। वो डिवाइस जो इस फ्लो ऑफ हीट में से कुछ वर्क निकाल ले, उसकी कुछ एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस का नाम है प्यारे बच्चों हीट इंजन। लेकिन ध्यान रहे, मैं यहाँ एक वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कुछ एनर्जी को, क्योंकि जो हीट का जो फ्लो है फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, उस हीट का जो फ्लो है प्यारे बच्चों, उस सारी की सारी हीट को आप वर्क में नहीं बदल सकते, उसका कुछ पार्ट ही आप बदल सकते हैं। हालांकि इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि यू कैन कन्वर्ट हीट इनटू कंप्लीटली इनटू एनर्जी, बट एक प्रिंसिपल है जो इसको कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क अलाउ नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीट इंजन की कि एक डिवाइस है, उस डिवाइस में एक सिस्टम है जो क्या करता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन फाइनली बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद वो वहीं इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, इनिशियल कंडीशंस में आ जाता है। तो वहाँ एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। इंजन में साइक्लिक प्रोसेस होगा, चाहे वो किसी भी तरह का इंजन हो, चाहे वो स्टीम इंजन है, चाहे वो पेट्रोल इंजन है, चाहे वो डीजल इंजन है, प्यारे बच्चों उसमें साइक्लिक प्रोसेस होंगे। तो हीट इंजन एक डिवाइस है जिसमें एक सिस्टम है जो काफ़ी सारे साइक्लिक प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनल जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। और इसमें एक वर्ड जो मैंने शुरू में नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, सम, कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। प्यारे बच्चों, इस इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, चाहे इंजन कोई भी हो उसमें वर्किंग सब्सटेंस जरूर होगा जो साइक्लिक प्रोसेस करेगा। जैसे बच्चों अगर आप बात करें पेट्रोल इंजन की, तो उसमें द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर, एयर, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस का काम करेगा। अगर आप स्टीम इंजन की बात करें तो जो स्टीम है वो वहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस का काम करती है। ये एक्चुअल में वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या है बच्चों, हमारे दिमाग में वर्किंग सब्सटेंस का नाम ले तो जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में सीएनजी आए, पेट्रोल आए या स्टीम आए। देखिए प्यारे बच्चों, वर्किंग सब्सटेंस का एक जनरल जो रोल है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये मेरे पास एक वुडन स्टिक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक वर्किंग सब्सटेंस का काम कर सकती है। बस होना क्या चाहिए कि जब आप इसको हीट करेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और जब ये ठंडा होगा तो ये जो हीट है इसका, जो आपने इसको हीट दिया है, उसका कुछ हिस्सा तो ये बाहर इन्वायरमेंट को दे देगा और कुछ हिस्से को अगर ये वर्क में बदल देता है तो ये भी एक वर्किंग सब्सटेंस कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, वर्किंग सब्सटेंस डजंट नेसेसरी टू बी इन द फॉर्म ऑफ गैस और इन द फॉर्म ऑफ
सम वेपर्स कुछ भी हो सकता है वर्किंग सब्सटेंस। ये वर्किंग सब्सटेंस में बहुत सारे मैंने कहा वेरियस प्रोसेस होंगे, बट देयर सोल रिजल्ट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। उन वेरियस प्रोसेस में कुछ प्रोसेस के दौरान ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा एक सोर्स ऑफ हीट से जो हायर टेम्परेचर पे होगा। चाहे इंजन कोई भी हो, एक वहां पे सोर्स ऑफ हीट होगा जिसको हम हॉट रिजर्वोयर कह सकते हैं, विच इज एट ए टेम्परेचर T1 और TH, जो आपकी मर्जी है वो आप इसको कह सकते हैं कि ये हायर टेम्परेचर पे है। उससे ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट लेगा, जिसको हमने कहा Q1 हीट ले ली है इसने T1 टेम्परेचर से। उस हीट का बच्चों कुछ प्रोसेस में वो हीट रिजेक्ट करेगा, कुछ प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ प्रोसेस में हीट को रिजेक्ट करेगा। और ये जिस पार्ट को या जिस भी चीज को ये हीट रिजेक्ट करेगा उसे हम कहेंगे कोल्ड रिजर्वोयर, और वो हमेशा इससे कम तापमान पे होगा, अदरवाइज हीट रिजेक्ट होगी ही नहीं। और इस प्रोसेस में प्यारे बच्चों कुछ हिस्सा इस हीट का ये वर्क में बदल देगा। तो दिस इज दी यू कैन से एक स्केमेटिक डायग्राम है हमारे इंजन का, चाहे वो अब कोई भी है। नाउ डियर स्टूडेंट, जो ये इंजन हमारा वर्क करेगा इन्वायरमेंट पे, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, डीजल इंजन की बात करें, तो उसमें हमारे पास पुली और पिस्टन सिस्टम होता है, जिससे हम जो भी वर्क इन्वायरमेंट पे करेगा उसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सिस्टम लगा होता है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि बहुत सारे इसमें प्रोसेस होंगे जिसके अंडर को ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस जाएगा। इन सारे प्रोसेस में कंप्लीट करने के बाद वो अपनी इनिशियल कंडीशंस पे आ जाएगा। उसके जो भी वेरिएबल्स थे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वो सारे के सारे जो पहले थे वही हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, और हमें मालूम है प्यारे बच्चों, इन ए साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। नाउ डियर स्टूडेंट, हमने पहला जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये था हमारे पास। अब अगर डेल्टा U अगर जीरो है इन दिस प्रोसेस, तो आप क्या कह सकते हैं कि डेल्टा Q इज डेल्टा W। इसका मतलब क्या है कि जो भी हीट का डिफरेंस है वही आपका वर्क डन होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिख सकता हूं कि जो वर्क है हमारा, दैट विल बी द नेट हीट, यानी कि आपने यहां से Q1 हीट लिया, Q2 वापस दे दिया, जो बच गया वो हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है प्यारे बच्चों, वर्क में कन्वर्ट हुआ है। और प्यारे बच्चों, जो हीट इंजन है उसकी एक एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी केवल हीट इंजन की नहीं बच्चों, किसी की भी होती है, आपकी और मेरी भी हो सकती है। जैसे अगर हम डेली लाइफ में बात करें, तो डेली लाइफ में प्यारे बच्चों मान लो दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट X है, एक स्टूडेंट Y है। दोनों पे उनके पेरेंट्स सेम खर्चा कर रहे हैं, उनके आने जाने का खर्चा है, उनके फ़ोन का खर्चा, उनके इंटरनेट के रिचार्ज का खर्चा है। लेकिन एक स्टूडेंट है जो अच्छे मार्क्स लाता है, एक स्टूडेंट है वो कम मार्क्स लाता है, तो हम क्या कहेंगे, जो अच्छे मार्क्स ला रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि उस पर भी उतना ही खर्चा हो रहा है, उस पर भी उतना ही खर्चा हो रहा है, लेकिन आउटपुट वो ज़्यादा दे रहा है। तो किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है प्यारे बच्चों, वो होता है व्हाट वी गोट एज एन आउटपुट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें आउटपुट में वर्क मिल रहा है जो हमारे लिए डिजायरेबल है, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं Q1। Q2 को ये रिजेक्ट कर रहा है जो हमारे किसी काम का नहीं है, ना तो ये वर्क है और ना ही ये जो एनर्जी हमने इसको दी है ये हमें वापस मिली, ये किसी और चीज को ही एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको दिया क्या है, Q1, तो दिया है Q1, मिला क्या है, वर्क। सो वर्क बाय Q1, वर्क डन ऑन इन्वायरमेंट डिवाइडेड बाय द हीट गिवन बाय द हॉट रिजर्वोयर, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो प्यारे बच्चों, अभी देखा हमने कि W जो है वो हमारा Q1 माइनस Q2 के बराबर था, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाय Q1। और प्यारे बच्चों, कई बार इस फॉर्मूले को ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1 इस तरह भी आपने देखा होगा। अब प्यारे बच्चों, इसकी एफिशिएंसी इंजन की, कोई भी इंजन अच्छा इंजन कब होगा, जैसे आपने देखा पुराने टाइम में स्टीम इंजन चलते थे, अब नहीं चलते, फिर डीजल इंजन आया, फिर पेट्रोल इंजन आया, और उनमें भी कई सारे जनरेशंस हैं इंजन्स में भी,
पहले के पुराने व्हीकल्स आप देखेंगे वो ज़्यादा एवरेज नहीं देते थे, क्योंकि उनमें पोल्यूशन ज़्यादा होता था, कंबशन पूरी तरह नहीं होता था, बहुत सारे और तरह के लॉसेस थे। तो हम चाहते हैं कि एक इंजन जो है वो अच्छे से अच्छा रहे, और अच्छे से अच्छा इंजन उसको कहेंगे जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो। प्यारे बच्चों, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थ्योरेटिकली देखें तो एफिशिएंसी 1, ईटा इक्वल टू 1 का मतलब है 100% एफिशिएंट। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट कब होगा? जब Q2 की वैल्यू 0 होगी, यानी जब ये क्या करे, सारा का सारा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, इसको कोई भी हीट रिजेक्ट ना करे। अगर हम बात करें बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको आप इनडायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, वो लॉ बिल्कुल भी फॉरबिड नहीं करता इस कन्वर्जन को। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आप एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जिसमें सारा का सारा हीट कन्वर्ट होगा वर्क में, लेकिन हमने आज तक इसको नहीं देखा। मीन्स डियर स्टूडेंट, ये केवल एक, ये मत समझिएगा कि इट इज द इनएफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन माइंड और ह्यूमन इंटेलिजेंस कि आप एक ऐसा इंजन बना नहीं पाए। प्यारे बच्चों, ईटा डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट व्हाट ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस डू यू हैव? You cannot make an engine which is 100% efficient, because there is a fundamental principle, there is a fundamental law which restrict or which constrain the efficiency of a Carnot of any heat engine। और प्यारे बच्चों, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है इससे पहले लेक्चर में, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है। अब हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? इट लिमिट्स ऑन द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। और प्यारे बच्चों, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी आप ये मत समझिए कि आपके पास एक इंजन है वो एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है। आप फ्रिक्शंस को खत्म कर दीजिए, आप जितने भी वेरियस लॉसेस हैं आप मान लीजिए कि वो एक भी नहीं है, फिर भी आपका इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड डियर स्टूडेंट, कमाल की बात यह है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आया था, यानी जब फर्स्ट लॉ नहीं आया था उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ आ गया था जब इस इंजन की स्टडी की। और इंजन की बच्चों जब स्टडी की, सबसे पहले मैंने बताया कि फ्रेंच इंजीनियर सेडी कार्नोट उन्होंने की थी। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि भाई जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी इंजन की, क्योंकि एक तो हो नहीं सकती, वो कहते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जिस इंजन की होगी वो रिवर्सिबल होगा, यानी रिवर्सिबल इंजन ही मैक्सिमम एफिशिएंसी रख सकता है। और प्यारे बच्चों, हालांकि रिवर्सिबिलिटी एक बहुत गहरा कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, लेकिन प्यारे बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए वेरी डीप कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप जरूर पढ़िएगा अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, सेडी कार्नोट ने कहा कि सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी का इंजन होगा वो रिवर्सिबल इंजन होगा, और जो वो साइकिल बनाएगा, जो एक साइक्लिक प्रोसेस इसमें होता है सिस्टम का, जो उसकी साइकिल होगी रिवर्सिबल, उसको जो सिंपलेस्ट रिवर्सिबल साइकिल होती है उसे हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। तो इससे हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो यही है बच्चों, एक तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक हमारा कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।